सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। We are greatly disappointed in what happens at some of these international forums and conferences. But what alternative is there? There is no alternative. We simply must sit together, and however many times there is failure, we must try that next time there is a better success. Okay, dear friends and viewers, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण कूटनीति स्टॉकहोम सम्मेलन से COP28 तक, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी फ्रॉम स्टॉकहोम टू COP28। अभी यह सम्मेलन संपन्न हुआ है। मीडिया काफ़ी सक्रिय रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक आपकी जानकारी के अनेक स्रोत रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है उसकी मुझे एक सीमा नज़र आती है कि उसमें COP28 का तो छिद्रान्वेषण हो चुका है, उसका तो पूरा का पूरा माइक्रो ऑपरेशन हो चुका है, और बीच बीच में COP26, COP25, COP15 या पीछे के सम्मेलनों के बारे में यदा कदा रेफरेंस आपको मिलता है, लेकिन दिमाग में एक पूरी पिक्चर नहीं बन पाती है। और जैसा कि आप जानते हो मेरे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि जब तक सोशल साइंस में एक पूरी पिक्चर नहीं बनती है तब तक ना तो कॉन्फिडेंस आता है और ना राइटिंग में ही दम आ पाता है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में करते हुए, विशेषकर अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को ध्यान में करके, हमने यह टॉपिक को लाया कि आखिर यह प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, इस पर कूटनीति कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व की, इंडिया का स्टैंड क्या रहा, और मेरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल ही शीशे की तरह साफ हो जाएगा। रेस्ट आप लोग खुद डिसाइड करोगे। तो चलिए कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी फ्रॉम स्टॉकहोम टू COP28, इसमें लॉजिक ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। हम आपको पहले यह बताना चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ। मतलब यहां मुद्दा यह है कि जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन अर्थात पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और जीडीपी में ही यह दोष निहित है, जिसे हम पर्यावरण संकट कहते हैं, वह हमारी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और जीडीपी की अवधारणा का दोष है। अब ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का है। हियर आई हैव टू मेक दिस पॉइंट क्लियर टू यू माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। एक्चुअली जब पूंजीवाद दुनिया में आया तो पूंजीवाद का बल था मोर प्रोडक्शन एंड मोर कंजम्पशन, अधिक से अधिक उत्पादन करिए और अधिक से अधिक खपत करिए। इसलिए जितने भी कैपिटलिस्ट चिंतक थे, जितने भी कैपिटलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने एक ही बात का नारा दिया, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और जब 29-30 की आर्थिक मंदी आई तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि प्रोडक्शन ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम प्रोडक्शन करेंगे लेकिन अगर खरीदार नहीं होगा तो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो ग्लटेड हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अब दूसरा नारा दिया, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। अगर आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही। अब सबसे दुखद बात यह हुई कि पूंजीवाद के विरुद्ध जो कार्ल मार्क्स खड़ा हुआ, तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की भले ही जितनी भी आलोचना की हो, लेकिन किसी भी समाजवादी चिंतक का ध्यान भी इस पहलू की तरफ नहीं गया कि आखिर प्रकृति में भी एक रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है, और जब वह कैपेसिटी पार होने लगती है तो प्रकृति भी रिफ्यूज कर सकती है। इस बात का अंदाजा किसी भी सोशलिस्ट थिंकर को नहीं था। मैं आपको बताऊं कि एक समाजवादी चिंतक थे, सोशलिस्ट थिंकर, उनका नाम था सेंट साइमन। तो सेंट साइमन ने क्या सुझाव दिया लोगों को, आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास अपार संसाधन है, द नेचर इज हैविंग द एबंडेंट रिसोर्सेस की कमी नहीं है। अगर हम सभी लोग मिलजुल कर उसका दोहन करेंगे तो फिर हम सभी की जरूरतें पूरी होगी। मतलब हम सभी लोगों की जरूरतें पूरी होगी। वो रिसोर्सेस हमारे पास, प्रकृति के पास पर्याप्त है, आप उसको खाइए, आपस में मिल बांट कर खाइए। कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि प्रोडक्शन में कमी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल करना यह होगा कि अभी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, उत्पादन और वितरण पर
पूंजीवादियों का नियंत्रण है, उस नियंत्रण को हटाकर कहीं ना कहीं वर्कर्स का कंट्रोल लाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन तो पूर्ववत जारी रहे, किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में भी कुछ ऐसे चिंतक हुए थे जो अपने युग से आगे सोच रहे थे। जैसे आप गांधी को लीजिए, गांधी से पहले आप अगर कुछ आपने जॉन रस्किन का नाम सुना होगा, तो आपने लियो तोल्स्टॉय का नाम सुना होगा। तो दुनिया में कुछ ऐसे चिंतक हुए इमर्शन, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय कंजम्पशन को कम कर लेते हैं तो आवश्यकता नहीं पूरी होगी। जैसे गांधी का मोटे तौर पर मानना था कि मतलब ये सेंटेंस उन्होंने कहा नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि अगर हम अधिक से अधिक चापाती खाने के लिए गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाएं, उससे बेहतर यह नहीं होगा कि हम चापाती खाना ही कम कर दें। और गांधी ने उस समय कहा था कि प्रकृति के पास हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन हमारे लालच के लिए जगह नहीं है। तो वह बात गांधी ने उस समय कही थी जिस समय किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को पहला पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कहा जाता है, कि गांधी वॉज द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर इन इंडिया। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, वो 1970s के बाद आया है, गांधी जी के एज से बहुत बाद आया है। लेकिन गांधी जी अपने युग में उन सारे मुद्दे को उठा चुके थे जो कहीं ना कहीं आज उत्तर आधुनिकतावाद की समस्या है। वह मशीनीकरण हो, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन हो, उन सारे मुद्दे को गांधी जी ने उसमें उठाया था। तो खैर चलिए, एक मैं जीडीपी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि एक्चुअली देखो, जीडीपी आज हर एक स्टूडेंट जो इकोनॉमी पढ़ता है वो सबसे पहले जीडीपी को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, दैट वाज एन इमरजेंसी परसेप्शन, इमरजेंसी कॉन्सेप्ट। वो एक आपातकाल की स्थिति में लाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। अब प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे हो, उनका क्वांटिफिकेशन कैसे हो, तो इसमें जॉन मेनार्ड केन्स एक बहुत ही प्रभावशाली अर्थशास्त्री था, और उसके ही नेतृत्व में दो नए अर्थशास्त्री थे। एक का नाम था जेम्स मीडे, उनमें एक का नाम था जेम्स मीडे और दूसरे का नाम था रिचर्ड स्टोन। तो उन दोनों को जॉन मेनार्ड केन्स ने डिप्यूट किया कि आप लोग कैलकुलेट करिए प्रोडक्शन कितना हो रहा है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में उसने जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया और प्रोडक्शन का क्वांटिफिकेशन किया, कैलकुलेशन किया कैश के रूप में। तो कॉन्सेप्ट आ गया जीडीपी का। और जब रिचर्ड स्टोन को जब नोबेल प्राइज मिल रहा था, तो 1984 में जब उसने अपना नोबेल प्राइज स्पीच दिया, तो उस समय उसने यह बात कही कि देखिए, जो व्यवस्था लाई गई थी वह एक इमरजेंसी व्यवस्था थी। उसमें हमने केवल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया है, लेकिन उस उत्पादन का सामाजिक अधिभार क्या होगा, उसका सोशल कॉस्ट क्या होगा, उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगा, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। इसलिए जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। ये बात उसने ही कहा था जिसने जीडीपी को जन्म दिया था। लेकिन आज पूरी दुनिया इसी जीडीपी से ऑब्सेस्ड है, और यह पर्यावरण संकट का बहुत बड़ा कारण है। चलिए, अब हम आते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, 150 वर्षों तक औद्योगिक क्रांति भी सफल रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर दुनिया में एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था आई, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, इन संस्थाओं ने रोल प्ले किया। और इन संस्थाओं की स्थापना में जॉन मेनार्ड केन्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हुआ कि चलो, अब तक प्रोडक्शन के कारण केवल पश्चिमी देश रिच हुए हैं, औद्योगिक क्रांति केवल पश्चिमी देशों में आई है, अब औद्योगिक क्रांति को पूरी दुनिया में फैलना है। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद एशियाई देश आजाद होने लगे, और एशियन कंट्रीज के साथ अफ्रीकन कंट्रीज भी आजाद होने लगे, और धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चला। एक के बाद दूसरे देश आजाद हो रहे हैं। तो उसके बाद अब उनके डेवलपमेंट की चुनौती आई, डेवलपमेंट इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट आया। वैसे भी विकास का दो मॉडल उनके सामने था, एक रशियन मॉडल, दूसरा कैपिटलिस्ट मॉडल। और फिर उन्होंने भी अपना अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुराते ही ओले पड़े, वही बात लागू हो गई।
अभी तक तो केवल पश्चिमी देशों ने अपना औद्योगिकरण किया था। अब बारी आई इन जो नव स्वतंत्र उपनिवेश थे उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उनके औद्योगिकरण की। लेकिन तभी 1960 में चलकर पर्यावरण ने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया कि देखिए अब हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और अब हमारी जो रीजेनरेटिव कैपेसिटी है वो जवाब दे रही है। तो पहली बार इस मुद्दे को उठाया दुनिया में। यह एक बड़ा ही कह सकते हो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी गई 1962 में। लेखक कौन थी? लेखक थी राशेल कार्सन। राशेल कार्सन लेखिका थी और उन्होंने एक जो बुक लिखी, उस बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। उस साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने पर्यावरण का कॉन्शियसनेस दुनिया में लाया। उन्होंने दिखाया कि देखिए आप डीडीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके वाटर टेबल में मिल रहा है और वाटर टेबल से वो आपके फूड चेन में जा रहा है और धीरे धीरे आप कि पूरी जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित हो रही है और ये आपके लिए भविष्य में एक अनलिवेबल कंडीशन आने वाला है, असहनीय स्थिति आने वाली है। अब पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत हड़कंप मचनी शुरू हो गई। फिर इसी टाइम में 1968 में एक दूसरे विद्वान थे, अर्लिक उनका नाम था, आरपी अर्लिक। उन्होंने एक बुक लिखी और उसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब। तो धीरे धीरे ऑथर्स में कॉन्शियसनेस आता गया और ऑथर्स ने एक कॉन्शियसनेस पब्लिक तक पहुंचाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण के विषय में मतलब राशेल कार्सन जैसे स्कॉलर की बहुत बड़ी भूमिका है लोगों में चेतना लाने की। अब धीरे धीरे दुनिया के देशों को ऐसा लगने लगा कि शायद बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब स्थिति क्या है देखिए, पूंजीवादी देश अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके हैं, उनका पॉपुलेशन एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उपयोग कर रहा है, उनके यहाँ जीवन स्तर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, जीवन की तमाम सुविधाएं लोगों को मिल चुकी है। और अभी जो नव स्वतंत्र देश हैं वो गरीबी के चंगुल से भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे देश हैं जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उसी समय पर्यावरण ने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। अब बेचैनी होनी शुरू हो गई कि भाई प्रोडक्शन को कम करना होगा, कंजम्पशन को कम करना होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि हु बिल्ड द कैट? अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन इतना सारा जहमत मोल लेगा? अब देखिए, अब पहली बार पश्चिमी देशों ने पहल की कि चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। यूएनओ जैसी संस्था गठित हो ही चुकी थी। अब यूएनओ से अपेक्षा की गई कि जो यूएनओ जैसी संस्था है वो इसके लिए काम करेगी और इसी क्रम में उसने इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस आया। उसी में मैं एक टर्म का यहाँ इस्तेमाल किया हूँ, जैसे इसको आप कह सकते हो पर्यावरणीय चेतना। एक तो पर्यावरणीय चेतना का विकास हुआ और दूसरा मैंने एक टर्म यूज़ किया है, उसमें आप कंफ्यूज मत करना, ये टर्म आपको लिखने में भी कभी काम आ सकता है। उसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसको हिंदी करना मुश्किल है थोड़ा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक व्यक्ति कॉमन प्रॉपर्टी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है और जो सभी का है वो किसी का नहीं। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई एक इलाका है, कोई एक चारागाह है, तो उस चारागाह में 50 भेड़ चर रहे हैं। अब उसमें हमारे 2-4 भेड़ हैं, तो उसमें से क्या होंगे कि 2 भेड़ हम और खरीद के डाल देंगे, चलो कॉमन है तो हमारे भेड़ को ज्यादा खाएंगे। तो दूसरा देखेंगे अरे इन्होंने तो अपने 2 भेड़ उसमें ग्रेजिंग के लिए लगा दिए, चरने के लिए लगा दिए, तो चलिए हम भी 2 भेड़ खरीद कर डाल देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे भेड़ों की संख्या बढ़ने लगेगी और जहां 50 भेड़ जहां चरते थे वहां 200 जो शिप हैं वो अब ग्रेजिंग करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, चारागाह ही समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। जो मतलब वो जो कॉमन का होता है वो किसी का नहीं होता है, इस तरह की बात होती है और उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं होता है और अंत में एक आदमी की गलती की सजा सभी को भुगतनी पड़ती है। तो खैर चलिए, इसी को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये चेतना आई। तो अब मैंने आगे आपको बताया कि अब यूएनओ तो गठित हो ही चुका था। यूएनओ ने पहल की कि चलो हम एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं और फिर वही हुआ।
एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो 1972 में यह स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ। और यह सम्मेलन में पहली बार लगभग 172 देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि इसको समाजवादी देशों ने यानी रूसी गुट ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि रूसी गुट का कहना था कि देखिए यह कहीं ना कहीं पूंजीवादी देशों का षड्यंत्र है। वो कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, एक पर्यावरण संकट का हवा खड़ा करके अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो समाजवादी देशों ने यानी रूसी खेमे ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन इंडिया गया। और उसी समय पर्यावरण पर भारत का रुख, द अप्रोच ऑफ इंडिया। अब यहीं पर भारत का रुख प्रकट हुआ, अप्रोच ऑफ इंडिया। वो क्या था? तो इंदिरा गांधी ने जो बात कही वो चौंका देने वाली है, और उसी ने भारत की पर्यावरण नीति की नींव डाली, मतलब पर्यावरण कूटनीति की नींव डाली, नॉट नीति, पर्यावरण कूटनीति की नींव डाली। हालांकि उसने बहुत अच्छे काम भी किए, वृक्षारोपण कार्यक्रम श्रीमती गांधी के समय ही चला है, बट सी लेट फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी। उसने इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी की नींव डाली। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि पोवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूटर, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है, और अगर प्रदूषण का अर्थ गरीबी दूर करना है तो हम भारत में और भी प्रदूषण चाहेंगे। अब देखिए, यह एक रिएक्शन है एक ऐसी कॉलोनी की जो पिछले 150-200 वर्षों से एक्सप्लॉइट होता रहा है, और आजादी के बाद वो विकास के पहले पग पर, पहले डगर पर या पहली मंजिल पर कदम रखा है, तो उसको पर्यावरण का अल्टीमेटम मिलना शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने यह बात स्थापित करने की कोशिश की कि नहीं, हम इस पर्यावरण के संकट से डरने वाले नहीं हैं, हमारे लिए गरीबी उन्मूलन सबसे मुख्य कार्यक्रम है। अब यह अपने आप में बहुत एक अजीब तर्क था, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था। बेसिकली भारत का यह कहना था कि देखिए, ये आज पर्यावरण संकट नहीं हुआ है, पिछले 150 वर्षों से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना आगे रहे, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का वैसे भी CO2 का जो नेचर होता है आप जानते ही हो कि वो जब एक बार इन्वायरमेंट में चला जाता है तो जो सी एब्जॉर्ब कर लिया, जो ग्रीनरी एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सैकड़ों हजारों वर्षों तक पर्यावरण में हो सकता है। तो उनका कहना है कि यह पूरा रायता आपने फैलाया है, आप साफ करोगे, हम इसमें कोई दर्द नहीं लेने जा रहे हैं। तो भारत का सबसे पहले जो इनिशियल स्टैंड था वही था। खैर, लेकिन जब इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन से वापस लौट के आई, तब तक 1973 में गढ़वाल में, जो अब वर्तमान उत्तराखंड है, वहाँ पर दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट शुरू हो गया। दुनिया का सबसे आरंभिक पर्यावरण आंदोलनों में एक आंदोलन शुरू हो गया, और वह आंदोलन क्या था पता है? वह आंदोलन था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन का। ये चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ से चिपक जा रही थी, पेड़ को काटिए मत, क्योंकि पेड़ को आप काटेंगे तो हमारे यहाँ पर्यावरण संकट उत्पन्न होगा। लोगों में इस तरह की चेतना आने लगी, और इंदिरा गांधी को भी इस मूवमेंट का सामना करना पड़ा स्टॉकहोम सम्मेलन से आने के बाद ही, लेकिन हाँ, इसने नींव रखी। अब मैं कुछ ऐसे लैंडमार्क पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ की भारत का क्या स्टैंड हुआ पर्यावरण के संदर्भ में, तो वो चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। वैसे तो पर्यावरण संकट का एरिया बहुत ही बड़ा है। आप देखते हो लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, तीनों लेवल पर दूषित हो रहा है। और इसका कारण कहीं ना कहीं CO2, मीथेन गैस और बहुत सारे इस तरह की जहरीले गैस थे, जो ओवर प्रोडक्शन का नतीजा था, और वह ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन का नतीजा था। तो अब इसके बाद दूसरी घटना देख तो अर्थ समिट 1992 एंड फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC। हालांकि इस बीच और भी कुछ हुए, छोटे छोटे कार्य हुए, जैसे IPCC का गठन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का 1988 में हुआ। 1990 में उसने अपना पहला रिपोर्ट प्रकाशित किया। UNO पहले से ही सक्रिय ही था, तो UNO के नेतृत्व में पहला अर्थ समिट हुआ, और ये कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। और ये अर्थ समिट, जो पहला अर्थ समिट है, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन है, उसी में एक वो संगठन बना जिसका नाम आप कहते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो UN, इसका नाम पड़ा UNFCCC, और इस सम्मेलन में भी यह
संगठन बना और अब जितने भी कॉप सम्मेलन आपके हुए हैं वो सब यूएनएफसीसी के द्वारा आयोजित हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नई भूमिका को उद्घाटित करती है जो 92 में सम्मेलन हुआ और यहीं से यूएनएफसीसी का गठन हुआ। यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक फ्रेमवर्क बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बना था, बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए, और दूसरा बना पर्यावरण फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बेसिकली इन दो संस्थाएं आई हैं और ये दो संगठनों का निर्माण हुआ है 1992 में। अब इसका जो अगला चरण मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया क्योटो सम्मेलन में, क्योटो, और यह क्योटो कॉन्फ्रेंस है। वैसे आप कहेंगे तो मात्र ये इसको आप कॉप 3 कर सकते हो, तो क्योटो कॉन्फ्रेंस 1997 में हुआ। और ये कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने जो अपना रुख पकड़ा था, सिर्फ अकेला रुख नहीं पकड़ा, बल्कि इंडिया ने अपने पीछे थर्ड वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को भी मोबिलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया वैसे भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता तो रहा ही था, तो उसने बाकी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको भी अपने पीछे भारत ने लाया। और एक तरह से उसने, उस समय तो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट नहीं था, हाँ ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट इस समय तक बन रहा था, लेकिन वो मुख्य रूप से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज था, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्रवक्ता के रूप में भी इंडिया इमर्ज कर रहा था। इंडिया ने बार बार यही मांग उठाई कि देखिए आप जो चाहते हो आपकी मंशा पूरी नहीं होगी, आपको स्वीकार करना होगा कि आपने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, तो आप इसका दायित्व मोल लोगे और जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कदम उठाया जाएगा उसकी कीमत आप चुकाओगे। अब इधर इंडिया और चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री था। इंडिया में आर्थिक उदारीकरण शुरू हो चुका था, चाइना तो बहुत पहले अपना आर्थिक उदारीकरण शुरू हो गया कर चुका था। तो 1978-79 में तो चाइना में तो कंजम्पशन चल रहा था, इंडिया भी आगे बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों ने चिंता व्यक्त की कि भाई दुनिया के आप सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हो और आप लोगों ने अपना डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया है, तो आप लोग भी तो इसकी कीमत कुछ चुकाओ। तो भारत ने साफ मना कर दिया, कहा कि देखिए अभी भी हमारे यहाँ लगभग 32% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हमारे यहाँ हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह गरीबी को दूर करने के लिए करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। अब देखिए हमारे गांव में घूमकर आज भी हमारे लाखों गांव इलेक्ट्रिसिटी से वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप ही बताइए कि हम अगर कटौती करेंगे, आप अगर कटौती करेंगे तो आपके लोगों की सुविधाएं कम होगी, और अगर हम कटौती करेंगे तो हमारे लोगों के मुख से रोटी छीनी जाएगी। अब आप ही बताइए हम किस बात की कटौती करें। अंत में चलिए वो भी कन्विंस्ड हुए और फिर जो उसको अनेक्सर 1 का भी कंट्री कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो आगे बढ़े। जिसमें 3 तरह के कंट्री आए, एक तो आया EU यूरोपियन यूनियन, दूसरा आया USA और तीसरा जापान। और वैसे भी सम्मेलन जापान के ही एक नगर क्योटो में हो रहा था। तो ये जो 3 थे, EU थे, USA थे, जापान थे, तो इन्होंने तय किया कि देखिए 2008, ये 97 में हो रहा है, 2008 और 2012 के 5 वर्षों में हम अपने कार्बन उत्सर्जन में यानी कार्बन इमिशन में हम क्रमशः कितना, तो 8%, 7% और 6%, मैंने क्रमशः रेस्पेक्टिवली EU 8% का करेगा, USA 7% कटौती करेगा और जापान 6% कटौती करेगा। ये 5 वर्षों में कटौती करेगा ताकि जो कार्बन लेवल है 1990 तक पीछे चला है, मैंने 1990 में जो कार्बन लेवल है वहां तक फिर पहुंच जाए। इसके लिए क्रमशः 8%, 7% और 6% की कटौती की जाएगी। मान भी गए। उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन था जो डेमोक्रेटिक पार्टी का था। डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख थोड़ा सा नरम होता है, आपको पता ही होगा, तो वह मान गया, बिल क्लिंटन इस बात को मानकर चला गया। और EU तो काफी इंथुजियास्टिक था, जापान भी उत्साह में था कि हाँ हम कटौती करेंगे। हालांकि कटौती भी अपर्याप्त थी, लेकिन जिस समय बिल क्लिंटन यहां से लौट के गया उसके बाद वो चुनाव हार गया और आ गए जॉर्ज W बुश 2000 ईस्वी में। अब 2000 में जॉर्ज W बुश आया, वो रिपब्लिकन पार्टी का था, वो पीछे हट गया। उसने कहा नहीं नहीं, हम कोई कटौती नहीं करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट रुक जाएगा, हमारे वर्कर्स
अनएम्प्लॉयड होंगे, हमारी इकोनॉमी का ह्रास होगा, हम ये नहीं करने जा रहे। और उन्होंने यह कहा कि इंडिया और चाइना को भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन वो कीमत जबरन हमारे सिर पर थोप रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस तरह से यूएसए भाग गया। यूएसए के भागने के बाद भी ईयू और जापान डटा रहा। कनाडा भी इससे हाथ पीछे खींच लिया। तो फिर भी ईयू ने कहा कि भाई देखिए, चाहे भारत, चीन, कनाडा, अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन के मोर्चे पर सफल रहेंगे। लेकिन उनके प्रयास भी विफल रहे और कुल मिलाकर उन्होंने भी आगे चलकर कोई सीरियस कोशिश नहीं की। तो क्योटो सम्मेलन कुल मिलाकर विफल हो गया। घटना 1997 की है। अब आगे देखिए आगे क्या होना है। अब आते हैं कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस 2009। सीधे हम 2009 पर क्यों आ गए? तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। वैसे तो आप जानते हो कि अब हर वर्ष, हर 1-2 वर्ष या हर वर्ष कॉप का सम्मेलन होता है। तो अब इतने सम्मेलन में अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक सम्मेलन को डील करें, और उसमें भी आप भी बोर हो जाओगे क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट, इसलिए हम केवल लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस है उसी को डील करें। 2009 में मैं क्यों आ रहा हूं, इसका कारण बताता हूं। देखिए 2009 में हुआ ऐसा, उस समय बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और एक कंट्री का नाम, अब तो खैर वो कंट्री अब वो ग्रुप अब टूट चुका है, तो ग्रुप अब चर्चा में नहीं है। लेकिन आप लोगों ने प्रीवियस कोई बुक पढ़ने के क्रम में एक ग्रुप का नाम आप सुनोगे, उसका नाम है बेसिक। तो ये बेसिक कंट्री में कौन है? तो एक ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, एंड दक्षिणी अफ्रीका, भारत, इंडिया एवं चीन, ये बेसिक कंट्री में शामिल थे। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन। इन चारों देशों को कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। उस समय तक इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, तो इनका नाम हुआ इमर्जिंग इकोनॉमी। इनका नाम इमर्जिंग इकोनॉमी हुआ, यानी विकसित हो रही अर्थव्यवस्था। तो ये 4 कंट्रीज थे। 2009 में कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बराक ओबामा आए, और बाकी जो देश थे जिसको आप कहते हो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, उनसे इन चारों को अलग कर लिया। कहा कि चलिए हम आपके साथ एक अलग सम्मेलन करते हैं, और हम लोग इस वायदे के साथ इस सम्मेलन में बैठते हैं कि कुछ ना कुछ इसका हम सॉल्यूशन निकालने के बाद यहां से जाएंगे। तो पहले तो देखो, भारत का थोड़ा सा सॉफ्ट पावर तो आप समझते ही हैं कि जो लोगों में जो पहचान होती है, स्वीकृति होती है, थोड़ी सी उससे खराब हुई, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को लगा कि अरे ये यूएसए से अकेले वार्ता कर रहे हैं। लेकिन ये चारों कंट्रीज वार्ता करने गए। वार्ता हुई। वार्ता में बराक ओबामा ने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, क्योटो सम्मेलन में, हाँ अब मैं आपको बताऊं एक चीज, क्योटो सम्मेलन में थे तो एक चीज और भी, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया, सीबीडीआर। ये सीबीडीआर क्या है? तो सीबीडीआर का फुल फॉर्म हुआ कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि देखिए, हम पर्यावरण के मुद्दे पर जो आपस में कोई समझौता करेंगे, उसमें हम सबका कॉमन दायित्व है, लेकिन कॉमन के बाद भी डिफरेंशियल है। आप कीमत चुकाओगे, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन कीमत आप चुकाओगे क्योंकि आपने पर्यावरण को भंग किया है। तो सीबीडीआर का मतलब हुआ कॉमन एंड डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने समान रहेगा, लेकिन समान के बाद भी विभेदकारी रहेगा, एकदम बिल्कुल समान नहीं रहेगा। आपको कीमत चुकानी होगी, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर उसने एक और भी कॉन्सेप्ट वहां पर दिया था, और वो कॉन्सेप्ट है आरसी। एक टर्म आता है जो मैं आपको जब यहां पर दिखाऊंगा 2008 में, तो इस कॉन्सेप्ट को दिखाऊंगा। तो वो आरसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आरसी का कॉन्सेप्ट ये है, उसको कहते हैं रिलेटिव कैपेबिलिटी। रिलेटिव कैपेबिलिटी, भाई जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है उतना आप करिए, उस कैपेबिलिटी से ज्यादा नहीं। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आपको सैक्रिफाइस ज्यादा करना चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी कम है तो हमें कम सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको उसके लिए एक टर्म आता है रिलेटिव कैपेबिलिटी। तो ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर आप देखते हो ये क्योटो सम्मेलन में हुआ था। अब देखिए, अब मैं आपको ले आया हूं कोपेनहेगन सम्मेलन में। कोपेनहेगन सम्मेलन में बराक ओबामा बड़ी चालाकी से इनको कह रहा है, इन देशों को, कि देखिए
सीबीडीआर को आप छोड़ दीजिए, समान एवं विभेदकारी। जैसे आपने जो हम पर बाइंडिंग कमिटमेंट्स लगाया हुआ है, बाइंडिंग कमिटमेंट्स को छोड़ दीजिए। यहां पर एक टर्म आता है और वो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस वॉलंटरी रिडक्शन। आप जैसे देखिए, गौर करिएगा, क्वेटो सम्मेलन में उनके ऊपर एक बाइंडिंग कमिटमेंट दिया गया था। बाइंडिंग का मतलब है कि इतना आपको कम करना होगा। अब बराक ओबामा ने उनको समझाया कि बाइंडिंग मत रहने दीजिए, इसके बजाय आप कर लीजिए रिलेटिव रिडक्शन, वॉलंटरी रिडक्शन। वॉलंटरी रिडक्शन का मतलब है स्वैच्छिक कटौती, कि देखो भाई आप हमें फ्री करिए, हम स्वैच्छिक रूप से कटौती करेंगे, लेकिन आप बाइंड मत करिए कि हमें इतनी कटौती करनी है, हमारी स्वेच्छा पर छोड़ दीजिए। हमारी जितनी कैपेसिटी है, हम जितना उचित समझेंगे हम कटौती करेंगे, आप इस पर मान जाइए। अब यहीं से भारत सीबीडीआर से पीछे हटना शुरू हुआ। कोपेनहेगन सम्मेलन में बराक ओबामा ने बड़ी चालाकी से बेसिक कंट्रीज को मना लिया कि हम अनिवार्य कटौती नहीं करेंगे, हम स्वैच्छिक कटौती करेंगे, वॉलंटरी रिडक्शन। अब यहीं से डाइल्यूट होना शुरू हो गया सीबीडीआर। तो ये तो एक मुकाम है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है डरबन कॉन्फ्रेंस एंड चेंज ऑफ स्टैंड बाय इंडिया ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर। ये हालांकि डरबन के पहले एक मैक्सिको का कैनकुन सम्मेलन भी हुआ है, कैनकुन सम्मेलन में इसी बात को रिपीट किया गया है। हाँ, कोपेनहेगन सम्मेलन में एक और भी चीज है जो हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसको मैं ले लेता हूं। 100 बिलियन का फंड। जैसे बराक ओबामा ने एक तरफ कह दिया, आप लोग भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि COP15 में इस तरह का कमिटमेंट हुआ था कि 100 बिलियन का ग्रीन फंड होगा, जिससे कि डेवलपिंग इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी को सहायता दी जाएगी। और इसके लिए फंड क्रिएट हुआ था, वादा हुआ था 2009 में कि 2020 में यह फंड क्रिएट होगा, लेकिन 2021 में यह फंड क्रिएट भी हुआ है तो 89 बिलियन डॉलर से अधिक नहीं पहुंच चुका है। अभी तक 100 बिलियन डॉलर वो जुटा नहीं पाए हैं, 100 बिलियन डॉलर अभी तक वो अमाउंट दे नहीं पाए हैं। पहली बार जब स्वैच्छिक कटौती यानी वॉलंटरी रिडक्शन की बात जब बराक ओबामा ने की थी, तो उसी समय यह बात तय हुई थी कि देखिए बदले में हम 2 कंसेशन आपको देंगे। एक तो 100 बिलियन डॉलर का एक फंड क्रिएट होगा जिससे कि निर्धन देशों को सहायता मिलेगी, और दूसरा हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, मतलब हम अपनी तकनीकी आपको ट्रांसफर करेंगे ताकि आप कटौती करते हुए भी, आप भी अगर अपने से कटौती, तो आपके यहाँ पर्यावरण दूषित होने से बचे। तो कुल मिलाकर उन पर तो अभी तक कुछ नहीं लादा है, लेकिन खुद को फ्री कर लिया कि हम अनिवार्य कटौती नहीं करेंगे, हम स्वैच्छिक कटौती करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम डरबन पर आते हैं, लेकिन डरबन से पहले मैंने बताया कि मैक्सिको के कैनकुन में भी सम्मेलन हुआ था। ये 2010 में हुआ था, ये 2009 में हुआ, 2010 में। वहाँ पर भी यही बात दोहराई गई कि हम स्वैच्छिक कटौती करेंगे, 100 बिलियन डॉलर का एक फंड बनेगा, और भारत से और बाकी देशों से भी अपेक्षा की गई, यानी बेसिक कंट्री से, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और आप जानते हैं उसमें 4 कंट्रीज हैं, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो इन 4 कंट्रीज से अपेक्षा की गई कि भाई आप लोग भी कटौती करिए। पहले तो सिर्फ उन्होंने कहा कि हम स्वैच्छिक कटौती करेंगे, अब इनको कहना शुरू किया कि आप लोग भी कुछ कटौती करिए, लेकिन इन लोगों ने मना कर, इन देशों ने मना कर दिया कि नहीं हम कटौती नहीं करेंगे। हाँ, इतना पर मान गए कि आप स्वैच्छिक कटौती ही सही आप करिए, हमें ग्रीन फंड दीजिए और तकनीकी दीजिए, बात समाप्त। अब उसके बाद देखिए, अब जब आप आए डरबन कॉन्फ्रेंस में, हमें याद है कि पहले ये तो हमारे लिए करंट अफेयर था, तो हम जयराम रमेश जाते थे पहले इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनको फॉलो करते थे। और 2011 में जब डरबन कॉन्फ्रेंस हुआ, तो डरबन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तब जयराम रमेश नहीं थे, जयंती नटराजन थी। तो जयंती नटराजन वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी। वो न्यूज हमको अभी भी आंखों के सामने घूम रहा है। तो जब वहाँ पर जब गए जयंती नटराजन, तो खड़ी हुई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वही स्टैंड है कि भाई देखिए सीबीडीआर का जो क्लॉज है वो लागू होगा और आप लोग कटौती करिए और हम लोग तो फ्री हैं, हम बेसिक कंट्री, हम इमर्जिंग इकोनॉमी, हमारे यहाँ अभी भी गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप अगर ऊर्जा में कटौती करोगे तो क्या होगा, आपके थोड़ा सा
कूलिंग कम हो जाएगा, आपके जो हर जगह ऑटोमेशन है, आपके यहाँ ऊर्जा की खपत डोमेस्टिक सेक्टर में ज़्यादा है, हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत, एनर्जी की जो खपत है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, आपके यहाँ लग्जरी से जुड़ा हुआ है, तो आप कटौती करिए, हम कटौती क्यों करें। तो अब तक तो यही स्टैंड था। अब यूरोपियन यूनियन ने एक चालाकी की, उसने क्या किया कि दो तरह के कंट्री, एक है एलडीसी, एलडीसी कहते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, जो ये तो इमर्जिंग इकोनॉमी हो चुके थे, और एलडीसी में जैसे उसमें बांग्लादेश वगैरह था, इस तरह के कंट्रीज थे जो गरीब थे, उनको लिया, मॉरिशस वगैरह ऐसे देश को, तो ऐसे को उसने ग्रुप बना लिया। दूसरा उसको कहते हैं कि आइलैंड नेशंस। आइलैंड नेशंस का मतलब है जो द्वीपीय राष्ट्र थे, द्वीपीय राष्ट्र जैसे मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ऐसे आइलैंड नेशंस को, बहुत सारे अफ्रीका में थे जो तटीय क्षेत्र में थे, वैसे राष्ट्रों को अपने पीछे खड़ा कर लिया और भारत को खलनायक के रूप में दिखाना शुरू कर दिया, विलेन के रूप में। मतलब यूरोपियन यूनियन ने इन राष्ट्रों को समझाया कि आप भारत को अपना नेता मानते हो, लेकिन आपका जो पर्यावरण के मुद्दे पर अगर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा खलनायक इंडिया ही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो अब धीरे धीरे जो आइलैंड नेशन थे वो आग उगलने लगे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज कहने लगे इंडिया पर, वो को एक्यूज करने लगे, उसके तरफ फिंगर दिखाने लगे कि भाई आप नहीं होने दे रहे हैं। और आइलैंड कंट्री का कहना है कि देखो हम डूब जाएंगे। आप सोचिए कि अगर 2%, अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हम डूब जाएंगे, आप समझिए। और उसमें तो 2 डिग्री भी बहुत एम्बिशियस टारगेट था उस समय के लिए, जब मैं डरबन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। बल्कि हमें याद है कि ग्रेनेडा के एक राजदूत, ग्रेनेडा जो कंट्री है, उसका एक राजदूत ने इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसमें इंडिया भी शामिल था, उस पर उसने इस तरह से छींटे कसे, इस तरह से उस पर मतलब लांछन दिया कि देखिए आप तो विकसित हो जाओगे लेकिन हम मर जाएंगे और हमारी मौत के लिए आप जिम्मेवार होगे। अब इंडिया को बड़ी मुश्किल हो गई। हम याद है जयंती नटराजन के लिए कितना प्रेशर का वो टाइम था। और इसी बीच एक और बात गलत हो गई, से बेसिक कंट्री में फूट पड़ गई। इधर मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका से बात करने लगा, मतलब यूरोपियन यूनियन से। उसने कहा कि ठीक है, आप अगर पैसा दोगे और तकनीकी दोगे तो हम भी जो बाइंडिंग कमिटमेंट है उसको हम भी स्वीकार कर लेंगे, बशर्ते आपको पैसा देना होगा और तकनीकी देनी पड़े। तो अब भारत और चाइना केवल बच गया, क्योंकि मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका उस ग्रुप से निकल गए। तो खैर चीन उस भारत के हाथ पकड़ के खड़ा था। हालांकि देखिए, अब आप जानते हो अमेरिका टॉप पोल्यूटर है, चाइना का 2nd नंबर है और इंडिया का 3rd है, लेकिन इंडिया से 3 टाइम ज्यादा चाइना का कार्बन उत्सर्जन है, उसका जो कार्बन इमिशन है वो इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन अब इंडिया की मजबूरी है, इंडिया तो पुअर 3rd है, अमेरिका और चाइना की तुलना में बहुत कम है, लेकिन है तो 3रे नंबर पर। और ऑन द वर्ल्ड एवरेज से इंडिया का जो कार्बन इमिशन है कम है। इंडिया का पॉपुलेशन 17% है और वर्ल्ड में जो कार्बन इमिशन है उसमें कंट्रीब्यूशन मात्र 4% है। तो पॉपुलेशन आधार पर जो हमारा पर कैपिटा इमिशन है वो बहुत कम है। तो अब इंडिया, खैर चाइना खड़ा था तो इंडिया भी मजबूरी थी चाइना के साथ खड़ा था, हालांकि चाइना से तो उसकी स्थिति कहीं बेहतर थी। फिर चाइना भी निकल गया। चाइना ने वार्ता शुरू कर दिया अमेरिका से और कहा कि ठीक है, हम भी रिडक्शन का, आपका जो कम करने का या जो ऊर्जा कटौती है उस शर्त को हम मान लेंगे। लेकिन उस शर्त को मानने में फिर यही बात होगी, मैंने वो कहते थे कि जिस तरह हमने स्वैच्छिक कटौती की शर्त हमने स्वीकार की, आप लोग भी स्वैच्छिक कटौती की शर्त को स्वीकार कर लीजिए। तो चीन ने कहा कि ठीक है, हम स्वैच्छिक कटौती की शर्त हम भी स्वीकार कर लेंगे, बशर्ते आप हमारी 5 शर्तों को पूरा कर दीजिए। अगर आप हमारे 5 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। फिर उसने 5 कंडीशंस अपना दिए, जो मुझे याद नहीं है, कुछ कंडीशंस थे उसके। तो अब इंडिया को लगा कि हम रह गए अकेले। मैक्सिको गया, साउथ अफ्रीका गया, चाइना भी चला गया, बेसिक कंट्री टूट गया। तब इंडिया सबमिट कर गया कि ठीक है, हम भी करेंगे। तो सीवीडीआर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह तो इंडिया नहीं छोड़ा, लेकिन इंडिया ने कहा कि देखिए, अविलंब आप 100 बिलियन का जो रकम आपने कहा हुआ है उसके लिए आप सीरियस हो जाइए, तकनीकी ट्रांसफर के लिए सीरियस हो जाइए। अब देखिए, तकनीकी ट्रांसफर में भी एक पेच है।
आप लोग पेटेंट राइट्स के बारे में तो जानते ही हो कि पश्चिमी देशों का कहना होता है कि हमारी तकनीकी हमारा आविष्कार है और जिस पर हमें पेटेंट राइट है और पेटेंट के बदले हमें रकम मिलती है। तो इसमें डेवलपिंग इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी का कहना था कि आप तकनीकी ट्रांसफर करिए और पेटेंट फी से उसको फ्री करिए। यूएसए उसके लिए भी तैयार नहीं था, कहा कि अगर तकनीकी ट्रांसफर करेंगे तो आपको पेटेंट फी देना पड़ेगा। वहां पर भी वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। बात तो बिगड़ ही रही थी। अब आइए एक लैंडमार्क फैसला जो आपने पीछे सुना होगा, यह है पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 बाइंडिंग कमिटमेंट्स एंड एनडीसी। अब देखिए, अब एक पहले से ही डरबन कॉन्फ्रेंस में तो इंडिया पीछे हट ही चुका था। हाँ, इस बीच एक और कॉन्फ्रेंस हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने पहला रियो डी जेनेरो में आपने पढ़ा 1992 में जो पृथ्वी फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, उसी तरह इसमें 2012 में ये सेकेंड अर्थ समिट हुआ। ये भी रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो जहां ब्राजील में हुआ था। 20 वर्ष के बाद उसी स्थल पर, यह 20 वर्षों के बाद उसी स्थल पर यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कुछ कॉन्क्रीट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस सम्मेलन में लगभग 172 कंट्रीज ने हिस्सा लिया और फिर यह तय हुआ कि ठीक है, इसमें कम से कम इतना किया जाए कि जो गरीबी और विकास को पर्यावरण मुद्दे से जोड़ दिया जाए। गरीबी विकास का मतलब है कि इसमें ये बात को दोहराई गई कि देखो, जो कंट्री गरीब है और जो विकास के लिए काम कर रहा है उसको थोड़ी रियायत तो आप देंगे, क्योंकि वो तो गरीबी से लड़ रहा है। तो चलो, ये बात डेवलपिंग कंट्री या इमर्जिंग इकोनॉमी के फेवर में हुई, क्योंकि डरबन वहाँ कोपनहेगन से लेकर डरबन सम्मेलन तक उनका पूरा जो CBDR है उसको डाइल्यूट कर दिया था। तो इसने फिर एक बार CBDR की बात उठाई, लेकिन इसका कोई कंक्रीट फैसला नहीं आ पाया। अब आ गया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जिसको COP21 कहते हैं। ये बड़ा ही लैंडमार्क है। पेरिस कॉन्फ्रेंस से माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग सीरियस हो गए होंगे, क्योंकि पेरिस कॉन्फ्रेंस का बार बार रेफरेंस आता है। इसमें देखिए क्या उसने अपने पेज लगाए, मैंने व्हाट स्टेप दे टुक एंड हाउ डिड दे ट्राई टू सबड्यू द डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर यू। इन्होंने क्या कहा, एनडीसी का कॉन्सेप्ट। एनडीसी का मतलब है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ये एनडीसी का फुल फॉर्म है। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि देख लीजिए आप, जो आप स्वैच्छिक कटौती कर सकते हैं, जो आपका सिचुएशन अलाउ करता है, अब उतना ही कटौती के लिए आप तैयार होइए। लेकिन हां, ध्यान रहे, जो कटौती का आप कमिटमेंट करेंगे वह कमिटमेंट बाइंडिंग होगा। लेकिन कटौती के लिए आप अपना फॉर्मूला निकालिए और आप अपने ढंग से प्लान करिए कटौती कैसे करेंगे। वो कुछ उसी तरह की बात है कि कोई धनी व्यक्ति किसी निर्धन के पास किसी मुद्दे पर कुछ डोनेशन के लिए जाता है, चंदा के लिए जाता है, तो गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं कहां से दूंगा, मैं तो निर्धन हूं। तो कहेगा अच्छा ऐसा है, ये देखिए, ये रहा आपकी रसीद, मैं इधर घूम जाता हूं, मैं देखूंगा भी नहीं, आप उस पर लिख डालिए, जो रकम आप लिखना चाहते हैं आप लिख डालिए, हम उधर नहीं देखते। अब उस व्यक्ति ने रकम लिख डाली बहुत हिम्मत करके, क्योंकि उसके लिए भी तो बहुत माने एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है कि कोई आदमी हाथ में के सामने डोनेशन बॉक्स या डोनेशन की पर्ची लेकर बैठा हुआ है और डोनेशन की थोड़ी बहुत रकम वो क्या करेगा, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, डोनेशन की एक रकम लिख डालता है। अब जब लिख डालता है तो लिखवा लिया तो उसके पीछे सवार हो गया। अब हर दिन उसको अल्टीमेटम दोनों देना शुरू करता है, पैसे कब दे रहे हो। तो यही हाल हुआ उसमें डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी का विशेष रूप से इंडिया, चाइना, बाकी देशों का, कि पहले आप कमिटमेंट करिए कि आप कितनी कटौती करेंगे, स्वैच्छिक कटौती करिए, हम इसमें कुछ नहीं करें। और जब एक बार जब कमिटमेंट कर लिया, तब उसी कॉन्फ्रेंस में जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। जीएसटी आप जानते होंगे, अभी बहुत चर्चा में है, ग्लोबल स्टॉक टेक। जैसे मैंने यहां पर आपको लिखवाया हुआ है आगे, जैसे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम
लॉस एंड डैमेज फंड, रिन्यूएबल एनर्जी, जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक, ये पॉइंट आगे दिया हुआ है मैंने। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 5 वर्षों यानी 2023 में आप जो अभी कमिटमेंट कर रहे हो, 2023 में एक एजेंसी इसकी जांच करेगी कि आप अपने कमिटमेंट पर कहां तक खरे उतरे हो। इसलिए आपने पेपर में पढ़ा होगा या अभी हाल फिलहाल देखते हुए, ग्लोबल स्टॉक टेक इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो किया गया बाइंडिंग कमिटमेंट था, उस बाइंडिंग कमिटमेंट का असेसमेंट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, यह ग्लोबल स्टॉक टेक करने वाला है, यह किया है। अब क्या किया है वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये बात पेरिस कॉन्फ्रेंस में लागू हुई, और पेरिस कॉन्फ्रेंस एक तरह से अब बाकी देशों को भी बाइंडिंग कर दिया, जो सीबीडीआर का कॉन्सेप्ट है उसको धराशायी करने की कोशिश की। इंडिया इस बात पर आमादा रहा कि देखिए, पहले आप हमें यह बताइए कि आप क्या क्या करेंगे। अब इंडिया के स्टैंड में आगे बताऊंगा, क्योंकि इस बीच 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होंगे, लेकिन उन कॉन्फ्रेंस में वो पेरिस कॉन्फ्रेंस का ही एक्सटेंशन है, इसलिए अलग उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, और मैं सीधा COP 28 पर आने वाला हूं। जैसे आपने देखा होगा, एक ग्लासगो कॉन्फ्रेंस है जिसको COP 26 कहते हो, और दूसरा आपने इजिप्ट में पिछले साल देखा होगा, शर्म अल शेख का कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कहते हैं COP 27। तो COP 26 और COP 27 बस पेरिस कॉन्फ्रेंस का ही बात को आगे बढ़ाया। जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा तो नहीं उठा था, हाँ एक चीज हुई थी पेरिस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया चूंकि अब अभी भी स्कॉलर्स के बीच यह विवाद का विषय है कि इंडिया क्यों माना। इंडिया जब इतना आमादा था, तो इंडिया का आप डरबन में देख ही चुके हो कि पश्चिमी देशों ने क्या स्थिति पैदा कर दी कि इंडिया के पास, विशेषकर EU ने जो किया, उसके बाद उसके पास चॉइस क्या था। और दूसरी बात यह है कि एक विचार यह भी आता है कि इंडिया, जबकि उसने मान लिया NDC को एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं उसको यह भी लग रहा था कि आप पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में हम एक नेता के रूप में इमर्ज करेंगे, और हम वहाँ भी रूल बुक्स को लिखने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो एक इंटरप्रिटेशन यह भी है, जो भी हो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि एक स्टेप लिया गया कि देखिए, कार्बन उत्सर्जन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा खलनायक है। लगभग फॉसिल फ्यूल्स जो है 90% CO2 को पैदा करता है, और जो 75% है वो ग्रीन हाउस गैस को पैदा करता है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें 90% 75% डैमेज को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को बंद करना होगा। तो फॉसिल फ्यूल्स में उन्होंने 2 शब्द पर इंडिया ने आपत्ति की। एक, उन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स शुड बी फेज्ड आउट। तो इंडिया ने पहले फेज आउट को फेज डाउन करवाया कि देखिए, फेज डाउन करिए, फेज आउट मत करिए, फेज आउट करना हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है। और दूसरा कि उन्होंने बड़ी चालाकी से फॉसिल फ्यूल्स का मतलब लगाया, जो फॉसिल फ्यूल्स है, तो फॉसिल फ्यूल का उन्होंने यह मतलब लगाया कि फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि कोयला। इन्होंने कहा कि नहीं, फॉसिल फ्यूल में कोयला ही नहीं आएगा, इंडिया का कहना है, उसमें आपको पेट्रोलियम को भी लेना है, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स को लेना है, गैस को लेना है, सभी को लेना है। अगर आप अकेला कोल को ईयरमार्क करना चाहे तो अकेला कोल को आप फॉसिल फ्यूल में नहीं काउंट कर सकते, फॉसिल फ्यूल में सभी होगा। तो इस तरह इंडिया ने ग्लासगो में काउंटर किया। ग्लासगो में ये बात चली कि देखिए, इसमें बहुत सारे गरीब देश हैं। अब जैसे पाकिस्तान को देखिए, पर्याप्त गरीब है, उसमें तो कोई डाउट हमें नहीं है, मतलब एक्सट्रीमली पुअर। तो अब इन केस ऑफ पाकिस्तान यू विल कम टू नो कि पाकिस्तान कार्बन in the carbon emission, Pakistan contribution is almost 1% of the global contribution. But Pakistan is still suffering from floods, heat wave, and all sorts of, you can say, environmental calamities. So now question arises कि why did the country like Pakistan, or why should the country like Pakistan suffer in spite of the fact that it was not having any major contribution or even considerable contribution in the field of carbon emission. तो जो देश गरीब है वो उतना फ्यूल भी खर्च नहीं कर रहा है, वैसे देश को फॉसिल फ्यूल्स में, चाहे जब उसका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है,
तो उसको आप जो उसका लॉस हो रहा है, उसकी जो इकोनॉमी खराब हो रही है, उसको उसके यहाँ ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही है, वो तो आपके कारण हो रही है। उसने तो उतना प्रोडक्शन किया भी नहीं है और ना ही उतना उसने कार्बन इमिशन किया है। तो अब अंत में तय हुआ कि ठीक है, एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाते हैं, और लॉस और डैमेज फंड से जो गरीब देश है, जो निर्धन देश है, और जिनका ऊर्जा में मतलब जिनका कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन कम है, लेकिन फिर भी वो दर्द झेल रहे हैं, तो वैसे देशों को की भरपाई की जाए। तो पहली यह बात उठाई गई थी किस में? तो पहली बात उठाई गई थी यह ग्लासगो में। फिर COP27 में जो इजिप्ट में हुआ, वहाँ पर इस बात को दोहराया गया और बड़ी सीरियस वे में इस बात को लिया गया कि वी हैव टू क्रिएट अ फंड। और अब 28 में आप देखोगे COP28 में उसका क्रिएशन और ऑपरेशनलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम उस फंड का हुआ है, जो आप देखो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये मुद्दा है। अब COP28 पर आइए, तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि COP28 का अचीवमेंट क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द अचीवमेंट कि क्या क्या अचीवमेंट है। तो एक अचीवमेंट है ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूल्स यूएई कंसेंसस। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि COP28 जो दुबई में हुआ है यूएई में, और इससे बड़ी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि मिक्स्ड बैग है, कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ निराशा भी हुई है। कुछ की सबसे बड़ी निराशा तो यह हुई कि दुनिया के दो बड़े पॉल्यूटर्स उसमें नहीं थे, ना तो जो बाइडेन आए, ना ही शी जिनपिंग। तो पहले ही जिसका शो था, वह शो का जो चमक है वो गायब हो गई, क्योंकि भाई दो जो मेजर पॉल्यूटर्स हैं, दे शुड बी प्रेजेंट इन द शो एंड दे शुड मेक सम मेजर कमिटमेंट देयर, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तो यह चीज हुई। दूसरी चीज कि भाई एक पेट्रो स्टेट है दुबई यानी यूएई, एक पेट्रो स्टेट स्वयं है, वो पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक है। जो यूएई के सुल्तान हैं, वह दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी को चला रहे हैं, और पेट्रोलियम जो कंपनी है वो फॉसिल फ्यूल का एक बहुत मेजर पार्ट है। तो अब वैसे पेट्रो स्टेट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस मोर्चे पर कितना काम कर सकेगा? तो बहुत सारे जो देश थे और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि 198 कंट्री ने हिस्सा लिया, सिग्नेचरीज बने, लेकिन उनको पहले से ही इस बात को लेकर थोड़ी सी शंका थी कि आखिर ये पेट्रो स्टेट इसमें कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी क्या भूमिका होगी, किस हद तक होगी। तो चलिए, तो पहला तो इसमें एक जो पॉजिटिव अचीवमेंट है वह कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूल्स, यूएई कंसेंसस। इसको यूएई कंसेंसस कहते हैं क्योंकि इसमें हर तरह का जो फॉसिल फ्यूल्स है, उस फॉसिल फ्यूल्स को ट्रांजिशन अवे किया गया। कि कहा गया कि भाई इसमें भी दो बात हुई। इसमें इंडिया ने एक एम्फसाइज किया, इसमें COP28 में इंडिया को पहली सफलता मिली। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इंडिया का जो मेजर स्टैंड अभी भी है, वो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यह जान लीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस का एक अचीवमेंट यह है कि फॉसिल फ्यूल्स को उसने ट्रांजिशनिंग अवे करके, मतलब इस संक्रमण के समय तक रहेगा परंतु इसको समाप्त कर देंगे। दूसरा है लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज्ड। लॉस एंड डैमेज फंड बना, ऑपरेशनलाइज पहली बार हुआ, और इसको कहा गया कि वर्ल्ड बैंक के लीडरशिप में इसका ऑपरेशन होगा। सो इट इज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज, मतलब इसमें 132 कंट्रीज ने इसको साइन किया और तय हुआ कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 3 टाइम्स हमको ज्यादा कर देना है। चौथा जीएसटी ग्लोबल स्टॉक टेक, जो मैंने आपको बताया है कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि 2023 में जो कंट्रीज का जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स है, जो उन्होंने कमिटमेंट्स किया है, वह कमिटमेंट्स की जांच होगी कि वो अपने कमिटमेंट पर कहां तक खरे उतर सके। और पांचवा है ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म, मतलब एक ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म एक अलग क्रिएट किया गया है जिसमें $3.8 बिलियन
डॉलर उसमें डाला गया है और कहा गया है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी अपना ऑपरेशनलाइजेशन कर रहे हैं उसमें जो भी उनको डिसरप्शन आ रहा है, परेशानी आ रही है, उसको फंड से मदद की जाएगी। और पांचवा है क्लाइमेट एंड हेल्थ। इसमें यूएई ने पहल की और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी जोड़ा और कहा गया कि हम लोग ऐसा करें कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस में कटौती करेंगे, कूलिंग थोड़ा कम हो जाए ताकि लोगों के हेल्थ पर उसका बुरा असर ना पड़े। हमें CO2 और ग्रीन हाउस गैस इनकी कटौती हमें ग्रीन हाउस गैस की कटौती करनी है ताकि लोगों के हेल्थ पर इसका बुरा असर ना पड़े। तो टोटल 6 ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं कि हाँ, ये कम से कम इस कॉन्फ्रेंस की उपलब्धि है। मतलब हम लोग COP28 यानी दुबई से खाली हाथ वापस नहीं आए, हमारे हाथ में कुछ है। अब चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। तो अब अचीवमेंट तो आपने देखा, लेकिन अचीवमेंट के साथ आपको लिमिटेशंस भी देखना है। लिमिटेशंस में हमने एक लिमिटेशन दिखाया कि डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। मतलब आप यह मानकर चलिए कि जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच जो फॉसिल फ्यूल है, मतलब जिसमें आपको कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कहते हो, तो उन सबको शामिल किया गया जैसा कि आप जानते हो। तो होता यह है कि बहुत सारे देश, जैसे अब इंडिया है तो अपने कोल को भी सब्सिडीज देता है, अपने ईंधन को सब्सिडीज देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं कि जो जब तक उनको सब्सिडीज नहीं मिलेंगी तो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसमें एक डिफरेंस यह है कि डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, वो कहते हैं कि आप लोग अपने अपने फॉसिल फ्यूल जो है, जो ईंधन है, तो उन ईंधन को आप राज्य सहायता सब्सिडी देना बंद करिए। इंडिया ने कहा कि नहीं, अगर सब्सिडी हम नहीं बंद कर देते हैं तो फिर हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप यानी जो हमारा वैसे पीड़ित लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता चाहिए, बिना आर्थिक सहायता को सर्वाइव नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर मतभेद रहा। दूसरा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। अब लॉस और डैमेज फंड तो बना, लेकिन उसमें जो अमाउंट आया वो इतना इनसफिशिएंट है कि आपको देखकर आश्चर्य होगा। उसमें मात्र कहीं आपको मिला होगा $750 मिलियन और कहीं $790 मिलियन। अब बताइए, ऊंट के मुख में जीरे के बराबर है कि भाई इतना बड़ा लॉस एंड डैमेज फंड, कम से कम 3 से 4 ट्रिलियन रकम की जरूरत है। 3 से 4 ट्रिलियन, $3-4 ट्रिलियन रकम की जरूरत है। और कितनी रकम इकट्ठी हुई है? मात्र $790 बिलियन। और यूएसए का कंट्रीब्यूशन आप सुनेंगे तो और भी शॉक्ड रह जाएंगे, $17 बिलियन। तो अब ये फंड तो नाकाफी है, ये तो जरूरत ही पूरा नहीं कर पाएगा। तीसरा देखते हैं, लेस एक्टिविज्म फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जब अब मूल्यांकन हुआ कि चलो इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का तो कोई नहीं, उन बेचारों को तो जानबूझकर बाइंडिंग कमिटमेंट लाद दिया गया, वो तो बेचारे डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, उन्होंने कितना कार्बन उत्सर्जन के फील्ड में सफलता पाई है, कार्बन उत्सर्जन की कटौती के फील्ड में सफलता पाई है। तो जब इसका असेसमेंट हुआ तो पाया गया कि उन 2030 तक जो कटौती उन लोगों को करनी चाहिए उसके लिए वो तैयार नहीं। और मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि हमको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हमें 21वीं सदी यानी 21वीं सदी के अंत तक 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, जो प्री इंडस्ट्रियल फेज से की तुलना में। तो उतना, लेकिन उसके बावजूद ये बात होती कि 2 डिग्री भी यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएगी, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे, मुंबई तक पर भी खतरा है, आप देख सकते हो। तो तय हुआ अंत में कि चलिए 1.5 डिग्री पर इसको कर देते हैं लिमिट, कि 1.5 डिग्री इनका जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग कैलकुलेट करिए, अभी लगभग 1.5 है, 1.07 डिग्री अभी तक बढ़ चुका है। अब बताइए पूरे 21वीं सदी में
मात्र वो कितना उनके पास कितना स्पेस है 1.5 डिग्री में 1.07 डिग्री जब वो ऑलरेडी बढ़ चुका है टेम्परेचर, तो वो कैसे रोक पाएंगे? और जबकि कमिटमेंट पूरा भी नहीं कर पाए, 2030 तक इनका कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज का भी नहीं। तो विशेषज्ञ को तो इतना डराने वाली बात कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रहा और कटौती में इसी तरह कोताही बढ़ती जाती रही तो छोड़िए 3-3.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। और 3-3.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है डिवास्टेशन, विध्वंस। तो ये आलम है, ये फेलियर है, ये पर्यावरण जो कॉन्फ्रेंस है उसका फेलियर है। अब आगे आइए, इंडिया स्टैंड, CBDR। देखो, इंडिया ने दो चीजें कही थी, एक रिलेटिव कैपेबिलिटी और दूसरा उसने कहा था CBDR, उस पर इंडिया कायम है। भले ही चलिए आपने हम पर भी एक बाइंडिंग कमिटमेंट ला दिया, वहां तक तो हमने सहन कर लिया, लेकिन बदले में इंडिया ने अपना रुख कहां कहां पकड़ा है उसमें हमने 6 पॉइंट यहां रखा हुआ है। एक, अप्रोच टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल्स। अप्रोच टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल्स में है कि भाई देखिए, हमारा जो ईंधन है, जो फॉसिल से जो ईंधन तैयार होता है उसमें हम कटौती करेंगे, लेकिन हम फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे। अभी हमारी जरूरत है, वी विल डू द फेज डाउन बट नॉट फेज आउट, नंबर 1। नंबर 2 कि इसने COP28 में एक्सेप्ट करवा लिया कि पहले तो फॉसिल फ्यूल में आप कोयले के साथ साथ बाकी ईंधन को भी शामिल करिए, आप शामिल करिए उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी। तो ये इसका स्टैंड रहा। दूसरा, ग्रीन फंड एंड लॉस एंड डैमेज फंड। इसका कहना है कि 100 बिलियन रकम को अविलंब पूरा करिए और उस रकम को खर्च करिए निर्धन देशों के ऊपर और इमर्जिंग इकोनॉमी के ऊपर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। तो इंडिया का एक स्टैंड तो ये हमेशा बना हुआ है। फिर लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित करने में इंडिया ने बड़ी अग्रिम भूमिका निभाई है, बड़ी अग्रिम भूमिका इंडिया ने निभाई है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात है कि लॉस एंड डैमेज फंड की रकम इंडिया को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इंडिया उस पर क्वालिफाई नहीं करेगा। अभी बहुत सारे गरीब और निर्धन देश उस तांते में हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने लॉस एंड डैमेज, क्योंकि साउथ इंडिया तो आप समझ ही सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का नेता भी है। तो ये तो G20 में भी इंडिया ने किया था। यहां भी पर्यावरण सम्मेलन में इंडिया में आप मोदी जी का स्पीच सुनिए तो क्या कहते हैं कि देखिए, धनी लोगों ने जो, कुछ मुट्ठी भर धनी लोगों ने जो कभी कोताही की है, जो उन्होंने पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया है, उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही। तो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप तो कहीं ना कहीं भारत अपने हाथ में रख रहा। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज। अब क्या हुआ कि उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज जो मैंने कहा कि दोस्त, इसमें 132 कंट्रीज ने इसमें साइन किया और 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाकर 3 गुना कर लेंगे। अब देखिए, भारत के लिए कोई नई नहीं है। भारत ने जो, एक तो भारत का आप जानते हैं कि भारत का अपना एक स्टैंड है कि भाई हम नेट जीरो जो इमिशन है कार्बन, वो नेट जीरो इंडिया कर रहा है 2070 में। वो कहा 2070 में। बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है जैसे EU है और बाकी इकोनॉमी है, उनके लिए है कि आप 2050 में करिए। इतना तो आप हमें कंसेशन देंगे, हम 20 वर्ष अपनी सुविधा से करेंगे। हम 2050 में तैयार नहीं है। इंडिया ने इस बात को बहुत ही क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट रेडी फॉर, वो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में ही उसने क्लियर किया कि हम 2050 तक तैयार नहीं है, वी हैव टू बी रेडी अप टू 2070। लेकिन इंडिया ने जो कमिटमेंट किया है उस पर इंडिया खरा उतर रहा है। इंडिया ने यह कमिटमेंट किया है कि हम 2013 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, रिन्यूएबल एनर्जी वो 500 गीगावाट होगा। हम 500 गीगावाट तक पैदा करेंगे और वो 2030 तक, और हमारे एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा अंश होगा, एक अच्छा अंश होगा, और इंडिया इस पर कायम है। तो इंडिया ने तो अब तक जो कहा है वो कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। 8 टेक्नोलॉजी मिशन चलाए हुए हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। और तो इंडिया ने 132 देशों ने जिसमें हिस्सा लिया और साइन किया, इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि देखिए, हम ऑलरेडी इस कमिटमेंट पे काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब हम और अधिक फॉसिल फ्यूल यानी कोयले में कटौती नहीं कर सकते।
नहीं तो हमारी ऊर्जा की जरूरत समाप्त हो जाएगी। हम अब और अधिक नहीं कर, जितना रिन्यूएबल एनर्जी हमें करना चाहिए उतना हमने कर लिया है, उतना टारगेट हमने ले लिया है। अब इस कमिटमेंट में हम आपके साथ नहीं। नेक्स्ट वन था क्लाइमेट एंड हेल्थ, जो मैंने आपको बताया कि जो यूएई ने पहल की और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल किया। उसमें हुआ कि देखिए, हम जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करेंगे और कूलिंग को कम करेंगे, ताकि कूलिंग कम होगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़े, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर नहीं होगा। और अगर हम कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं तो लोगों के लिए हेल्दी होगा। इंडिया ने कहा नहीं, हमें हेल्थ सेक्टर में भी कूलिंग चाहिए, हमें पर्याप्त कूलिंग चाहिए। हम अब उसमें कटौती नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा अपना जो एफर्ट है वो निष्फल हो जाएगा, हमारा अपना जो एफर्ट है वो फाइल हो जाएगा। तो इंडिया ने इसको मना कर दिया, इसको भी उसने साइन नहीं किया। अब द ग्लोबल मीथेन प्लेज, अब मीथेन प्लेज क्या है? जैसे एग्रीकल्चर से मीथेन रिलीज होती है, पेट्रोलियम से मीथेन रिलीज होता है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से मीथेन रिलीज होता है। तो इंडिया ने कहा कि देखिए, हम आपके द ग्लोबल मीथेन प्लेज में साथ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये लोगों के एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें अगर हम साइन कर लेते हैं तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इंडिया ने इसको भी मना कर दिया। अब कमिटमेंट टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ है, उसमें इंडिया खड़ा है और वो कह रहा है कि आप पहले तो 100 बिलियन का फंड आप दीजिए, आप लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज कीजिए अच्छे ढंग से, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। तो इंडिया ने ग्लोबल साउथ के साथ अपना कमिटमेंट बनाए हुए हैं। तो ये इंडिया का स्टैंड है और इंडिया इस स्टैंड पर कायम है। अब देखिए, अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे दुखद बात है कि जो COP28 तक जो डिसीजन हुआ, जो हमने आपको बताई, वो अपर्याप्त है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एक तरह से अपने मन को दोष देने की बात है, जब हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर रोक ही नहीं पा रहे हैं और हमें शंका है वो बढ़ के कहीं 3 डिग्री तक ना पहुंच जाए। 2 डिग्री तो छोड़िए, 2 डिग्री भी बहुत, अब टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है जो अभी हमने चर्चा की है। और वैसी स्थिति में क्या होगा? अभी देखिए, हीट वेव 2023 कितने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद इतना हॉट ईयर हुआ है। इतना हॉट ईयर 2023 इज द अनकॉमन ईयर। आप हीट वेव देखिए, आप देखिए कि हीट वेव जो यूरोप और अमेरिका तक जैसे देशों में जो क्लाइमेट चेंज का सीधा इंपैक्ट दिख रहा है, ब्राजील और इंडिया ने जो फ्लड्स का प्रॉब्लम फेस किया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ने फेमाइन का प्रॉब्लम फेस किया, पूरी दुनिया में स्टॉर्म, साइक्लोन, अभी आपने मिचोंग के बारे में तमिलनाडु में देखा कि तमिलनाडु का जो हाइड्रोस्फीयर है लगता है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है। अल नीना, ला नीना ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और पूरी दुनिया में डिवास्टेशन। मतलब इसको कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि 1.8% जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का 1.8% केवल पर्यावरण के कारण धराशायी हो रहा है। इंडिया में अकेला 2.1 मिलियन लोग अनटाइमली डेथ्स के शिकार हो रहे हैं कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। समझ सकते हो, 21 लाख लोग हर साल मर रहे हैं इसके कारण, और वर्ल्ड स्केल पर 51 लाख लोग मर रहे हैं। और फिर भी इस दिशा में कोई प्रयत्न, गंभीर प्रयत्न नहीं हो रहा। इसमें मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि मुझे अमिताभ घोष की एक बात समझ में आई और शायद आपको भी वो अच्छा लगेगा। अमिताभ घोष एक बहुत बड़े ऑथर है, सीज ऑफ पॉपीज लिखा और बहुत सारे बुक, अभी हाल फिलहाल भी उन्होंने एक लिखा है बुक इसके ऊपर, ओपियम ट्रेड के ऊपर। और अमिताभ घोष मतलब नोबेल प्राइज लिटरेचर के लाइन में भी है, कभी हो सकता है कि उनको भी मिल जाए। इंडिया के बहुत ही रिप्यूटेड ऑथर हैं। उन्होंने एक बात उठाई, वो बात उठाई, उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब तक पर्यावरण के द्वारा जो इन्वायरमेंटल जो चैलेंज है या इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है
उसके द्वारा जो कॉज डेथ है या डिवास्टेशन है उसको हम डेटा के रूप में लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको कहा कि लगभग 21 लाख लोग भारत में हर साल मर रहे हैं। हमने आंकड़े के रूप में आपको कहा, आपने आंकड़े के रूप में सुना, एक कान से सुनोगे अनसुना कर दोगे, क्योंकि वो आंकड़े में 21 लाख में हम कहीं नहीं रहेंगे। एक मन के अंदर से ही आवाज आती रहती है। तो इसमें अमिताभ घोष का कहना है कि इसको आप आंकड़े के थ्रू बताना छोड़िए, आप इसको साहित्य के थ्रू बताइए, लिटरेचर के थ्रू। लिटरेचर क्या दर्शाता है? एक इंसान है, एक परिवार है, हरा भरा था, पर्यावरण संकट के कारण उस परिवार का मुखिया को कैंसर हो गया, लंग कैंसर। परिवार का पूरा जो भी बचा खुचा पैसा था उसके इलाज में लग गया, उसको बचा नहीं पाए। अब घर में 5 बच्चे हैं, एक की शिक्षा छूट जाती है, माँ बीमार पड़ जाती है, उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, घर की एक व्यक्ति लाचार और विवश होकर मर रहे हैं। और जब लिटरेचर की इस पूरी कहानी को कोई पढ़ेगा तो उस कथा के अंत तक जाकर लोगों के आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और तब लोगों को लगेगा कि इंसान पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये अमिताभ घोष का कहना है। उन्होंने द ग्रेट डिरेंजमेंट करके एक बुक लिखी जो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पर्यावरण संकट को समझने का प्रयत्न किया। उनका मैंने 2 बुक पढ़ा हुआ, एक हंग्री टाइड्स पढ़ा हुआ है जो सुंदरबन के मैनग्रोव्स पर लिखा हुआ है कि मैनग्रोव्स वहाँ नष्ट हुआ तो लोगों पर बीती, तो वो हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरा पढ़ा हुआ है द ग्रेट डिरेंजमेंट, वह भी पढ़ा हुआ है कैसे लिटरेचर के थ्रू ने पर्यावरण संकट को समझाने की कोशिश की। अभी एक ऑथर का नाम मैं भूल रहा हूँ, हालांकि वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन वो बुक का मैंने कहीं पर समीक्षा पढ़ी थी। वो बुक का नाम है द माइंडिंग इन्वायरमेंट। तो उसमें उसने ये बात दिखाई है कि जब तक हमारे जेहन में ये नहीं घुसेगी, हमारे दिमाग में, हमारे दिल को नहीं छुएगा पर्यावरण संकट, तब तक दुनिया यही समझते रहेंगे कि पर्यावरण संकट उनका है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हम फिर नोम चॉम्स्की के इस विचार के साथ इसका अंत करना चाहेंगे, जो अमेरिकन फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब तक 2 चुनौतियां विद्यमान हैं तब तक हम जीवित होकर ही जीवित नहीं हैं, कि किसी भी समय खात्मा हो सकता है दुनिया का। एक न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार, और दूसरा पर्यावरण संकट। ये पर्यावरण संकट और परमाणु हथियार दुनिया के गले पर लटकती हुई तलवार है और दुनिया को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आरंभ से लेकर लास्ट तक क्लैरिटी आ गई होगी, और आप अगर बताएंगे तो हमारा टीम हमें बताएगा कि आपकी समझ में आ गई। अगर आपको कोई और भी हम सहायता कर सके तो मुझे खुशी होगी। तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।